हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप लोगों को बताने वाला हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग के लिए वीडियो नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर पूछेगा। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ क्या है, जिसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और ये तो है ही लोह चुंबकीय पदार्थ में ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इनमें से कौन से लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो याद रख लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे निकेल, कोबाल्ट और फेरस कोबाल्ट और निकेल। याद रख लीजिएगा फेरस कोबाल्ट और निकेल जो है लोह चुंबकीय पदार्थ है। अब इसका देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके गुण को भी लिखना है, इसके गुणों को लिखें। तो लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल यानी अधिक, वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्रों में, ये जो है चुंबकीय क्षेत्रों में प्रबल अधिक रूप से आकर्षित होते हैं, यानी चुंबक द्वारा अधिक रूप से यह आकर्षित होते हैं। यह लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख ही लिए फेरस कोबाल्ट निकेल आर एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आगे देख लीजिए इसके गुणों को लिखिए। तो इसका गुण क्या है? यह दुर्बल चुंबक द्वारा भी आकर्षित हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यह ऐसा सब्सटेंस है जिसमें थोड़ा सा भी चुंबकीय गुण पाया जाएगा, वह पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। यह दुर्बल चुंबक द्वारा भी आकर्षित हो जाते हैं। इनकी अपेक्षिक परावैद्युता, जो म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है, अपेक्षिक परावैद्युता जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थों से अधिक होती है। ये लिखना है। अगेन आपका है कि इनकी चुंबकीय आवृत्ति जो होती है, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है, प्रवृत्ति लिखा हुआ, सॉरी आवृत्ति लिखा गया, प्रवृत्ति यहाँ पे होगा। तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है और सबसे अधिक होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है सबसे अधिक होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ने से घटती है। जब इस प्रकार के पदार्थों के टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे, गर्म करेंगे, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है चुंबकीय गुण धीरे धीरे खोने लगती है। तो ये आपका चौथा पॉइंट हुआ, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ने से घट जाती है। इससे स्वतंत्र पूर्वक यदि चुंबकीय क्षेत्र में लटका देते हैं तो यह चुंबक क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के इस प्रकार के पदार्थों में यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में लटका दें तो यह जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान बढ़ने पर घट जाती है और चुंबकीय आवृत्ति क्या प्राकृतिक जो होती है धनात्मक होती है। अपेक्षिक परावैद्युता जो होती है 1 से अधिक होती है और यह दुर्बल चुंबक द्वारा भी आकर्षित हो जाते हैं। तो ये आपका रहा लोह चुंबकीय पदार्थ। अगेन हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। VVI है, VVI, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? तो ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के व्यू से यदि हम लोग देखें तो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को ये पूछता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है किसके सिद्धांत पे कार्य करती है। जो ऑप्टिकल फाइबर है, तो ऑप्टिकल फाइबर याद रहे, ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। अब चलिए हम लोग लैंग्वेज के रूप में इसे देख लेते हैं। इसका 2 उपयोग भी पूछ रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश को उसकी तीव्रता को बहुत कम हानि पर, यानी जो ऑप्टिकल फाइबर है प्रकाश के तीव्रता जो है इंटेंसिटी को कम लॉस करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, इसका उपयोग हम लोग देख लेते हैं। इसका उपयोग जो है सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिग्नल को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको हम भेजने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगेन देख लेते हैं चिकित्सा क्षेत्र में इसे लेजर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये दोनों सवाल जो अभी करवाए हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्टिकल फाइबर, दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। 2023 एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। ये पिछले वाला वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया है अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो अपवर्तनांक बहुत ही सरल है। अपवर्तनांक पूछेगा तो अपवर्तनांक का डिफिनेशन करना, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। इसे एन या म्यू से सूचित करते हैं। और अपवर्तनांक म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, म्यू इक्वल टू C बटा CM। याद रहे कि निर्वात के अपवर्तनांक जो होता है, जो अपवर्तनांक का है कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे हम लोग देख लेते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ये भी पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर से एक बार देख लेते हैं। जब धातु के सतह से उचित आवृत्ति वाली प्रकाश टकराती है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होने लगती है। यह घटना जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। ये फिगर बना देना है। देखिए ये मेटल है, कोई धातु है, और धातु के सतह पर उचित एनर्जी वाला लाइट यहाँ पे पड़ रही है, और लाइट पड़ने के क्रम में इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इस धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाती है, ऐसे उत्सर्जित हो जाती है, जिसके कारण एक घटना जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। अगेन हम लोग देख लेते हैं विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखना है। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखे। देखिए, और इसको क्या आता है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, को लिखे। यही में सवाल है दोनों में, ठीक है। देखिए वैज्ञानिक मैक्स प्लांक, देखिए जो प्लांक जो है क्वांटम सिद्धांत दिए थे, वैज्ञानिक के नाम था मैक्स प्लांक, ठीक है। इन्होंने बताए थे, इन्होंने क्या बताए थे कि जो ये कोई धातु है और ये धातु पर कोई इलेक्ट्रॉन, धातु पर कोई लाइट जो है, लाइट यहाँ पड़ती है तो इसमें एनर्जी होती है। उस एनर्जी का वैल्यू होता है E बराबर H इंटू न्यू होता है, ठीक है। H न्यू क्या है तो आवृत्ति है, H क्या है प्लांक कांस्टेंट है। याद रहे H का जो वैल्यू पूछेगा 6.62 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होता है, याद रख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने सन 1919 ईस्वी में पिंडों से उत्सर्जित होने वाला विकिरण की व्याख्या के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार इन्होंने क्या दिए, इस थ्योरी के अनुसार लगातार तरंग के रूप में उत्सर्जित ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होती है, और जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं, तथा इन्हीं क्वांटा को हम फोटोन कहते हैं। इन्हीं क्वांटा को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इनका ये सिद्धांत था। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है प्रत्येक क्वांटा, दूसरा जो है इसका जो यूज है, दूसरा जो थ्योरी दिया गया है, इसमें दिया गया है कि प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा का आवृत्ति के समानुपाती होती है। देखिए जो अभी बताया है, ऊर्जा की आवृत्ति के समानुपाती होती है। यहाँ से E समानुपाती न्यू है, यहाँ से न्यू हटेगा तो एक H कांस्टेंट आता है। यही H को हम लोग बोलते हैं प्लांक का नियतांक, जहाँ H एक नियतांक है जिसे हम प्लांक नियतांक कहते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है 6.626 गुने 10 के पावर माइनस 36 जूल सेकेंड होता है, याद रखिए जूल सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर म्यू इक्वल होता है C अपॉन लेमडा होता है। लेमडा क्या है, तरंगदैर्घ्य है, और यहाँ से लेमडा का वैल्यू रख देंगे इसमें तो HC बाई लेमडा भी एक फार्मूला बन जाता है। अगेन हम लोग देखिए नाभिकीय बल क्या है, इसके गुणों को लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय बल क्या है, इसके गुणों को लिखिए। तो नाभिकीय बल क्या है, तो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और न्यूक्लियॉन के बीच लगने वाला बल को नाभिकीय बल कहते हैं। ये तो सिंपल है। अच्छा, इसका गुण लिखना, नाभिकीय बल का गुण है, तो इसका जो रेंज होता है 10 के पावर माइनस 15 होती है। इनकी जो प्रकृति होती है अट्रैक्टिव नेचर की होती है, यानी आकर्षित करने का प्रवृत्ति इसमें पाया जाता है। इसकी प्रबलता जो होता है सबसे अधिक होती है। देखिए नाभिकीय बल जो है सबसे अधिक, इसमें जो है नाभिकीय बल की जो प्रवृत्ति होती है, पावर होती है, सबसे अधिक होती है। और नाभिकीय बल न्यूक्लियनों की ध्रुवन पर निर्भर करती है। जो न्यूक्लियन है, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन है, उसकी ध्रुवन गति पर, रोटेशनल पर ये निर्भर करती है। अगेन देख लिया जाए, अगेन आपका सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैथोड किरणक क्या है। कैथोड किरणक क्या है, इनको गुणों को लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट। इसको भी लगा लीजिए। कैथोड किरणक क्या है, कैथोड किरणें क्या है, इसके गुणों को लिखिए। तो वे किरणें जो ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी होती है, कैथोड किरणों कहलाती है। और इनकी जो प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन, अच्छा इन्हें इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। अच्छा, पूछेगा कैथोड किरणों की प्रकृति कैसी होती है, तो कैथोड किरणों की प्रकृति जो होती है ऋणात्मक होती है। अब देखिए इनका गुण के बारे में हम विचार कर लेते हैं। इनके गुण पे हम विचार करें तो ये जो गुण है, इसके गुण निम्नलिखित है। किसके गुण, तो कैथोड किरणें का गुण निम्नलिखित है। ये किरणें सीधे रेखा में गमन करती है, पहला पॉइंट। यह किरणें द्रव कणों से मिलकर बनी होती है। यह किरणें धातु की पतली परत को गर्म कर उसे पार कर सकती है, धातु को पतली परत को गर्म कर पार कर सकती है। यह किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है। ये आपका जो रहा कैथोड किरणें का प्रॉपर्टीज रहा। अगेन हम लोग देख लेते हैं
ट्रांसफार्मर के कोर पटलीदार क्यों होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आप लोग को सवाल करवाया जा रहा है बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से, 2023 के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है और गेस करके ये सवाल आप लोग के लाया गया है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के कोर जो होते हैं पतलीदार क्या होते हैं? सबसे पहले देखिए, ट्रांसफार्मर के कोर होने वाला भावर धारा, ट्रांसफार्मर के कोर में होने वाला भावर धारा की हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को पतलीदार बनाया जाता है और जिसके ऊपर लेमिनेशन, इसको मतलब कि पॉलिश किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है। अच्छा, ये भावर धारा क्या होता है भाई? भावर धारा होता है, बता दें आप लोग को जानकारी के लिए, कि मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर है और ये यदि इसके ट्रांसफार्मर को कोर, ये जो तार इसमें रहता है कोर पत्ती टाइप का रहता है, ये ऐसे पटलीदार नहीं रहता, तो क्या होता पता है क्या होता है? जैसे में देखिए, ये मान लीजिए कि एक वायर है, इतना मोटा वायर है, अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इसमें जैसे ही हम करंट एसी सोर्स सप्लाई देंगे तो इसमें का डिफिनीशन क्या है? जो धारा जो है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में फ्लो होती है। तो ये फ्लो जो होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, कुछ घूर जाते हैं, घूमने लगते हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन इन्हीं में घूमने लगेंगे। एक ही जगह स्टोर यदि इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन स्टोर होने से क्या होगा, ये जो तार है ट्रांसफार्मर के जो कोर होंगे गर्म हो जाएंगे। तो गर्म होने से क्या, एक प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए लॉस ही है। तो इससे बचने के लिए ये गोल नहीं बना करके, इसका कोर गोल नहीं बना करके ऐसे करके चापटा बनाया जाता है, चापट बनाया जाता है, ठीक है। ये ऐसे करके प्लेन बनाया जाता है ताकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत, इलेक्ट्रॉन का मतलब स्पेस नहीं मिल सके, इसीलिए ट्रांसफार्मर के जो कोर है पतलीदार बनाए जाते हैं। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट एक और सवाल आपका है, विद्युत धारिता क्या है? इसका SI मात्रक लिखे एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो बहुत पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं कि किसी चालक में आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है और चालक की धारिता से हम लोग C को डिनोट करते हैं।